हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंड एएस 12 इनकम टैक्सेस की वीडियो के अंदर। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करेंगे कॉन्सेप्ट कवर इंड एएस 12 के प्लस क्वेश्चंस, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो अब तक आपके एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू के अंदर पूछे जा चुके हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोई स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंड अलोन स्टैंडर्ड का मतलब है कि भाई उसी से क्वेश्चन आया और काम खत्म। ये इंटरलिंक्ड है भैया, इसका यूज कंसोल में भी होगा, इसका यूज रिवैल्यूएशन के टाइम पे भी होगा इंड एएस 16 के, और इसका यूज 21 के टाइम पे भी होगा जब आप रीट्रांसलेट करते हो तो वहां पे भी डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस आ जाते हैं। तो इसलिए टैक्स बेस को, इन सब चीजों को समझना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आप लोगों ने सुना होगा बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच, बैलेंस शीट अप्रोच अंडर इंड एएस। उस बैलेंस शीट अप्रोच को समझने के लिए ये लाइन, ये जो एक लाइन लिखी है, इसको समझ लो, आपको पूरा इंड एएस 12 समझ में आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आपको इंड एएस 12 समझ में आ जाएगा, टैक्स बेस, वैक्स बेस सब कुछ समझ में आ जाएगा। बस ये लाइन समझ लो। आपको ये लाइन बार बार अपने आप से पूछनी है पूरे चैप्टर के अंदर, और इसी लाइन की प्रैक्टिस करनी है। आपको किसी भी सवाल के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई रट्टे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैरिंग अमाउंट ऊपर है या नीचे है तो डीटीएल, टैक्सेबल, डिडक्टेबल, कुछ रट्टा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइन क्या है कि व्हाट विल बी द टैक्स कॉन्सिक्वेंस अगर मैं किसी एसेट को बेच देता हूं या लाइबिलिटी को सेटल करा देता हूं, तो उसके टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। मतलब अगर मैं इस एसेट को जो मेरी बैलेंस शीट में आ रही है इसको निकाल देता हूं, इससे बेनिफिट कंज्यूम कर लेता हूं। मैंने वर्ड सेल लिखा है क्योंकि मैं आपके दिमाग में बात को घुसाना चाहता हूं, इसलिए मैंने इजी वर्ड्स का यूज करा है। बट एक्चुअली में क्या है यूज, मतलब क्या है कि आप उस एसेट को कंज्यूम जब कर लोगे तो उसके अगेंस्ट, उस बेनिफिट के अगेंस्ट, कंज्यूम करके बेनिफिट लोगे, उसके अगेंस्ट आपको इनकम टैक्स के अंदर क्या डिडक्शन मिलेंगे, उसके उस बेनिफिट के क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, बस वो आपको अपने आप से पूछ रहे हैं। तो आओ जरा, ये एक बैलेंस शीट में बना करके लाया हूं, इससे पूछते हैं कि भाई ये 10 लाख रुपए की एसेट को यदि आप बेच देते हो, कंज्यूम कर लेते हो, बेनिफिट जनरेट कर देते हो, तो क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंस होंगे। सर ऐसा भी तो हो सकता है 10 लाख की जगह 12 लाख जनरेट हो जाए। हाँ हो सकता है, लेकिन 2 लाख रुपए को आप कंसिडर नहीं करते क्योंकि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सर ऐसा भी तो हो सकता है 10 लाख की जगह 8 लाख ही हम करवा पाए, बाकी 2 लाख नहीं करवा पाए। हाँ बेटा ऐसा भी हो सकता है, बट 2 लाख रुपए फिर आपका इंपेयरमेंट बन जाएगा। वो फिर आप 36 में मिलो मेरे साथ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि 2 लाख रुपए की क्या ट्रीटमेंट है, इस स्टैंडर्ड में नहीं। तो यानी कि आपको क्या वैल्यू यूज करनी है, हमेशा 10 लाख ही यूज करनी है, कैरिंग वैल्यू। तो मैंने आपको कहा कि अगर आपने कैरिंग वैल्यू को बेच दिया, सेल कर दिया कैरिंग वैल्यू को, तो बताओ क्या होगा। जब बेटा आप इसको 10 लाख की बेचोगे तो एसेट बेचने के पे आपको टैक्स पर न भरना पड़ेगा। इनकम टैक्स क्या देगा, इनकम टैक्स आपको डिडक्शन देगा। इनकम टैक्स कह रहा है कि भाई हमारे पास ये 8 लाख रुपए की डब्ल्यूडीवी आ रही है इस एसेट की, वो आप माइनस कर लो और 2 लाख रुपए पे आप टैक्स पे कर दो। आप यही करते हो, सेल प्रोसीड्स माइनस कर देते हो ग्रॉस ब्लॉक में से, और जो वैल्यू आ रही होती है उस पर टैक्स पे कर देते हो। टैक्स के अंदर यही ट्रीटमेंट है। तो बस यही आपका डेफर्ड टैक्स है। इसको, क्योंकि आपको 2 लाख रुपए पे टैक्स पे करना है, इसको बोल देते हैं टैक्सेबल डिफरेंस, इसको बोल देते हैं टैक्स बेस, और ये तो है आपका कैरिंग अमाउंट ही। तो इसका मतलब टैक्स बेस क्या हो गया, टैक्स बेस हो गया किसी एसेट के लिए कि आपको उस एसेट से जो बेनिफिट जनरेट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट क्या डिडक्शन मिलेगी, वो उस एसेट का टैक्स बेस हो गया। अभी आगे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू भी समझेंगे। पहले फील समझ लो कि फील क्या लेनी है। उसी तरीके से ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है 5 लाख रुपए का, जब आप इसको सेटल कराओगे, पेमेंट करोगे इस एक्सपेंस की, तो क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। केस 1, आपने पे करे 5 लाख रुपए और सरकार ने आपको कहा कि भाई साहब 5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन ले जाओ क्योंकि ये खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउ होने वाला था, इंटरेस्ट का खर्चा था, पेमेंट बेसिस पे अलाउ होने वाला था। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए क्या हो गए, आपको डिडक्शन मिलेगी 5 लाख रुपए की। तो टैक्स बेस क्या हो गया, नील। इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं डिडक्टेबल। इसको क्या बोल दिया, टैक्स बेस, और ये तो हो गया आपका कैरिंग अमाउंट। तो ये हो गया डिडक्टेबल डिफरेंस। क्यों, क्योंकि 5 लाख रुपए जो आपने पे करे उस पे आपको डिडक्शन मिल गई। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें 5 लाख पे डिडक्शन ना मिलनी हो। हाँ ऐसा हो सकता है, ये पेनल्टी का नेचर का हो, इस पे कभी डिडक्शन ना मिलनी हो। तो जब आपने पे करा 5 लाख रुपए, तो सरकार ने आपको कहा कि आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, हेंस नो डिडक्शन। तो टैक्स बेस कितना आ गया, 5 लाख रुपए। टैक्स बेस आ गया 5 लाख रुपए।
तो ये तो चलो कुछ आया ही नहीं। इसको क्या बोल देते हैं, टैक्स बेस, इसको क्या बोल देते हैं, कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस लायबिलिटी का निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं पहले आपको फील समझाना चाहता हूं कि हाउ डू यू थिंक इन दिस स्टैंडर्ड, कि आपको टैक्स बेस क्या लेना है, कैरिंग अमाउंट क्या लेना है, और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एसेट का मतलब क्या है, ताकि आपको रट्टे ना लगाने पड़े। तो आई होप आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि एसेट के केस में क्या है। एसेट के केस में है कि भाई साहब मैं ये एसेट अगर बेच दूं तो मुझे कितने का बेनिफिट जनरेट होगा, ना ज्यादा का कर सकता ना कम का, हेंस 10 लाख की एसेट बेचनी पड़ेगी। तो मैंने 10 लाख रुपए की एसेट बेची, तो सरकार ने कहा उसके अगेंस्ट इतने की डिडक्शन ले जाओ और इतने पे क्या पे कर दो, टैक्स पे कर दो। तो क्योंकि मैंने इस पे टैक्स पे करा तो ये क्या बन गया, ये मेरा टैक्सेबल डिफरेंस बन गया, हेंस डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि 8 लाख रुपए की आपको डिडक्शन मिली, वो क्या है, टैक्स बेस है, और ये तो कैरिंग अमाउंट ही है। मान लो ये एसेट ऐसी होती जिसपे आपको वेटेड डिडक्शन मिलना था। ऐसा होता है ना कि भाई एसेट आपने 100 रुपए की खरीदी लेकिन डिडक्शन 200 रुपए का मिलना है, तो फिर आपको क्या कितने का मान लो डिडक्शन मिलता, 16 लाख रुपए का। यहां पे क्या बच जाता, 6 लाख रुपए बच जाता। तो इस 6 लाख रुपए का मतलब क्या होता कि भाई साहब 10 लाख के अगेंस्ट 16 लाख की डिडक्शन मिल गई, 6 लाख रुपए एडिशनल मिल गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डिडक्टेबल डिफरेंस। क्या हो गया, डिडक्टेबल डिफरेंस। इस पे क्या बनाते, इस पे बनाते डेफर्ड टैक्स एसेट, आप इस पे बना करके चलते। लायबिलिटी, लाइबिलिटी के बारे में कैसे सोचना है कि भाई जब लाइबिलिटी को पे करोगे, फील लेनी है, लाइबिलिटी को मैं पे करूंगा तो टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। सरकार कहती है पेमेंट बेसिस पे ही अलाउ कराएंगे, तो यानी कि इस पूरे का डिडक्शन मिल जाएगा, तो पूरा का पूरा क्या है, डिडक्टेबल है। तो टैक्स बेस क्या बच गया, जीरो। सरकार कहती है कि कुछ अलाउ नहीं कराएंगे, या फिर सरकार कहती है कि अप्रूवल बेसिस पे अलाउ करा तो दिया, पेमेंट बेसिस पे दो दो बार डिडक्शन थोड़ी ना लोगे। तो यानी कि जब मैं इस 5 लाख रुपए को पे करूंगा तो मुझे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मेरा डिडक्टेबल कितना हो गया, जीरो। टैक्स बेस कितना हो गया, 5 लाख। फॉर्मूले से भी समझेंगे, पहले फील को समझ लो। आओ जरा आगे बढ़ते हैं। टैक्स बेस ऑफ एन एसेट, एसेट को आप क्या करोगे, एसेट को आप यूज करोगे। क्योंकि आप एसेट को यूज करोगे तो उससे क्या जनरेट करोगे, बेनिफिट जनरेट करोगे। मैंने आपको इंड एस 16 में भी समझाया था कि एसेट कब रिकॉग्नाइज करते हो, जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। तो आप इससे बेनिफिट जनरेट करोगे, तो वो बेनिफिट जब टैक्सेबल होंगे तो टैक्स बेस क्या होगा, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अगेंस्ट सच बेनिफिट। तो जितने की भी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। देखो ये समझना जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू वाला टाइम है, कुछ भी पूछा जा सकता है, हम एक एक नंबर दो दो नंबर भी क्यों छोड़े। तो इसका मतलब क्या है, टैक्स बेस का मतलब क्या हो गया, वो अमाउंट ऑफ डिडक्शन जो आपको उस बेनिफिट के अगेंस्ट मिलेगी, वो आपका क्या बन जाता है, टैक्स बेस बन जाता है। नॉन टैक्सेबल की बात बाद में करेंगे। आओ जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। पीकेएम क्लासेस ने बाय करा टैबलेट, कितने का, 80,000 रुपए का। इंटेंशन है टैबलेट को यूज करने की, क्लासेस देने की और उससे बेनिफिट जनरेट करने की। इनकम टैक्स में 30% डेप्रिसिएशन है डब्ल्यूडीवी पे, और कंपनीज एक्ट की 5 सालों की लाइफ है एसएलएम बेसिस पे। तो जब मैंने कंपनीज एक्ट में बनाया तो 5 सालों की लाइफ के हिसाब से कॉस्ट इतना, डेप्रिसिएशन इतना, मेरा कैरिंग अमाउंट इतना इतना आने लग गया। मैंने इनकम टैक्स के हिसाब से बनाया, कॉस्ट इतना, डेप्रिसिएशन इतना, डब्ल्यूडीवी इतनी, फिर ये ओपनिंग बन गई, फिर इस पे डेप्रिसिएशन, फिर ये ओपनिंग एंड ऑल, मेरी ये डब्ल्यूडीवी आने लग गई। पहले साल में 56,000 रुपए की इनकम टैक्स में डब्ल्यूडीवी है। 64,000 का अगर मैं एसेट बेच देता हूं, 64,000 का यदि मैं एसेट बेच देता हूं, तो मुझे इनकम टैक्स कितनी डिडक्शन देगा। इनकम टैक्स बोलेगा ये 64,000 रुपए यहां से माइनस कर दो, 64 माइनस 56 जो भी बने उस पर टैक्स पे कर दो। तो मैंने कहा कि 64,000 में से 56,000 माइनस हो जाएंगे, हेंस 8,000 पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया टैक्सेबल डिफरेंस। इस पे क्या बनाओगे, इस पे बनाओगे डीटीएल बना करके चलोगे। अगले साल जब मैं आया, 48,000 का ही एसेट बिक सकता है, उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स मुझे 39,200 की डिडक्शन देगा। तो 8800 मेरा क्या बन गया, मेरा बन गया टैक्सेबल डिफरेंस, हेंस डीटीएल मेरा यहां पर पे निकल करके आएगा। फिर 32,000 मैंने अगले साल बेच पाऊंगा एसेट को, उसके अगेंस्ट इनकम टैक्स मुझे कितनी डिडक्शन देगा, 27,440 की डिडक्शन देगा, हेंस 4560 क्या हो गया, मेरा टैक्सेबल डिफरेंस निकल करके आ गया मेरा 4560 का। इस पे भी मैं क्या बनाऊंगा, डीटीएल। अगले साल मैं सिर्फ 16,000 ही निकाल पाऊंगा एसेट को बेच के, लेकिन इनकम टैक्स इस 16,000 के अगेंस्ट 19,208 की डिडक्शन दे रहा है। 19,208 की डिडक्शन ज्यादा डिडक्शन दे रहा है, यानी कि आपका टैक्स बच रहा है। तो हेंस
क्या निकल कर आया, डिडक्टेबल डिफरेंस। इस पे क्या बनाओगे, डेफर्ड टैक्स एसेट बनाओगे। आई होप आपको फील समझ आ रही होगी कि भाई इतने की एसेट बिकेगी, उसके अगेंस्ट इतने का खर्चा मिल जाएगा, इतने पे टैक्स देना पड़ेगा, देयरफॉर डीटीएल। इतने की एसेट बिकेगी, उसके अगेंस्ट इतने का खर्चा मिल जाएगा, उस तो इतने पे टैक्स देना पड़ेगा, हेंस डीटीएल। इतने की एसेट बिकेगी, उसके अगेंस्ट इतने का डिडक्शन मिल जाएगा और उसके अगेंस्ट इतने पे टैक्स देना पड़ेगा, हेंस डीटीएल। और यहां पर 16 का बिकेगा लेकिन डिडक्शन 19 की मिलेगी, हेंस आपको ज्यादा डिडक्शन मिल रही है, डिडक्टेबल हो गया, तो देयरफॉर डीटीए। यहां पर तो देखो एसेट नहीं है लेकिन तब भी डिडक्शन मिल रही है, हेंस डिडक्टेबल, तो क्या बन जाएगा, डीटीए। लाइबिलिटी की बात करते हैं तो लाइबिलिटी एक अराइज होती है एक्सपेंस से और एक अराइज होती है इनकम से। भाई या तो आप एंट्री डाल रहे होते हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो लाइबिलिटी में जाता है। दूसरा आप डाल रहे होते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, यदि कोई इनकम आपको एडवांस में मिल गई तो ये भी लाइबिलिटी के अंदर जाता है। तो यदि एक्सपेंस है तो आप उस एक्सपेंस को क्या करोगे, सेटल करोगे, पेमेंट करोगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दे रखा है, उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है कैरिंग अमाउंट माइनस अमाउंट ऑफ डिडक्शन। इसको मैं फील से भी कराऊंगा, फॉर्मूले से भी कराऊंगा, बट थोड़ा सा फॉर्मूले को भी समझना है क्योंकि एमसीक्यू आ सकते हैं। तो इसके लिए क्या बोला है टैक्स बेस के लिए कि भाई कैरिंग अमाउंट में से क्या माइनस कर दो, कितने की डिडक्शन आपको फ्यूचर के अंदर मिल जाएगी वो माइनस कर दो, तो वो आपका क्या निकल कर आ जाता है, टैक्स बेस। एडवांस इनकम पे बाद में आएंगे, आओ जरा पहले ये सवाल करते हैं। इन ए लिमिटेड बुक या उससे पहले 5 लाख वाले पे आओ जरा। ये राजी पहले केस के अंदर आपने कहा था कि सर पूरे के पूरे 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, तो मैंने आपको फील से समझाया, मैंने कहा 5 लाख रुपए पे करेंगे, पूरे के पूरे 5 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी, तो पूरा का पूरा डिडक्टेबल हो गया, हेंस टैक्स बेस क्या हो गया, निल हो गया। अब मैं आपको समझाऊंगा फॉर्मूले से, तो मुझे जरा बताओ टैक्स बेस निकालो। यहां पर कैरिंग अमाउंट 5 लाख रुपए का माइनस फ्यूचर डिडक्शन कितनी है, 5 लाख रुपए की ही सर डिडक्शन मिल जाएगी, तो 5 लाख रुपए माइनस कर दिए, हेंस टैक्स बेस कितना आ गया, निल। यहां पर आपने बोला था कि सर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि पेनल्टी है, तो मैंने कहा 5 लाख रुपीस का कैरिंग अमाउंट आ रहा है, उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, हेंस ये जीरो, तो देयरफॉर टैक्स बेस कितना हो गया, 5 लाख रुपीस का मेरा टैक्स बेस हो गया। तो मैंने यहां पे लिखा फॉर्मूले से कि भाई साहब 5 लाख रुपए क्या मेरा कैरिंग अमाउंट है, माइनस क्या कर दो, फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेगी, फ्यूचर में जी 0 डिडक्शन मिलेगी, हेंस टैक्स बेस कितना आ गया, 5 लाख रुपए का। अब आओ मेरे एग्जांपल पे। ए लिमिटेड की किताबों में कुछ एक्सपेंस आ रहा है मार्च 2024 में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कितने का, 1 लाख रुपए का। 3 केसेस हैं, पहला अक्रूवल बेसिस पे डिडक्टेबल है, दूसरा पेमेंट बेसिस पे डिडक्टेबल है, तीसरा कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। पहला अक्रूवल की बात करते हैं, तो जब आपने खर्चा बुक करा एक्सपेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपने टैक्स में खर्चा भी तभी ले लिया। तो मुझे जरा बताओ कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट आ रहा है, पहले फील से करके देखते हैं। 1 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट आपका आ रहा है, बताओ अक्रूवल बेसिस पे ऑलरेडी डिडक्शन आप ले चुके हो, जब पेमेंट करोगे तो क्या दोबारा डिडक्शन ले जाओगे, सरकार बेवकूफ लगती है क्या आपको। तो 1 लाख रुपए की आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो मैंने कहा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलनी, हेंस टैक्स बेस कितना हो गया, 1 लाख रुपीस का टैक्स बेस हो गया। आओ जरा फील से समझते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं। फॉर्मूला कहता है कैरिंग अमाउंट, इसमें से माइनस कर दो क्या, फ्यूचर की डिडक्शन, फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलनी है, 0, तो देयरफॉर कितना आ गया, 1 लाख रुपीस। आओ केस नंबर 2, केस नंबर 2 में कहता है पेमेंट बेसिस पे आपको मिलेगा। पेमेंट बेसिस पे बोले तो कि अब आपके पास 1 लाख रुपए खड़ा हुआ है, जब आप पे करोगे आपको डिडक्शन मिल जाएगी, हेंस फ्यूचर में पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, तो 1 लाख रुपए डिडक्टेबल हो गया, टैक्स बेस कितना हो गया, 0 मेरा टैक्स बेस हो गया। फॉर्मूले से भी कराओ, 1 लाख रुपए का कैरिंग अमाउंट हो गया, माइनस कर दो क्या, फ्यूचर में कितनी डिडक्शन मिलेगी, फ्यूचर में मिलेंगी आपको 1 लाख रुपए की डिडक्शन, तो टैक्स बेस हो गया आपका निल, और ये आ गया आपका डिडक्टेबल डिफरेंस। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आओ जरा इसको रीड करो मेरे साथ, इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट। भाई साहब आपने बोला कि कैरिंग अमाउंट में से वो वाला अमाउंट हटा दो जिसकी डिडक्शन मिलनी है, कैरिंग अमाउंट में से वो वाला अमाउंट अगर हटा दिया जिसकी डिडक्शन मिलनी है, तो क्या बच गया, जिसकी डिडक्शन नहीं मिलनी, जिसकी डिडक्शन नहीं मिलनी, यानी कि
टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी को अगर कोई हिंदी में पूछे, शादी ब्याह में आपसे कोई पूछ ले, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते फिरते हो, हमें जरा बताओ टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी का मतलब क्या है, तो आप ये थोड़ा ना समझाने बैठोगे कैरिंग अमाउंट माइनस, तो आप उसको हिंदी में क्या बोलोगे, आप कहोगे टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी का हिंदी में मतलब ये है कि कैरिंग अमाउंट का वो पोर्शन जिसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलनी, वो मेरा टैक्स बेस ऑफ लाइबिलिटी है। आओ जरा इसको पढ़ के देखते हैं हिंदी में समझ आता है कि नहीं। 1 लाख रुपए में से 1 लाख आप 1 लाख रुपए को सपना देख रहे हो कि साहब तेरी डिडक्शन मिलेगी, सरकार ने कहा इसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 1 लाख में से 1 लाख की डिडक्शन नहीं मिलेगी, हेंस 0 की डिडक्शन मिलेगी। 1 लाख में से वो अमाउंट माइनस कर दो जिसकी कोई डिडक्शन नहीं मिलनी, पूरे के पूरे 1 लाख की डिडक्शन मिलनी है, हेंस टैक्स बेस कितना आ गया 0, तो पूरे की पूरी डिडक्शन मिलनी है। दिस इज हाउ यू रीड कि टैक्स बेस क्या है फॉर एन एसेट फॉर एन लाइबिलिटी। सिमिलरली केस 3 बिल्कुल सेम है कि जिसमें आपको पेनल्टी है और कोई भी डिडक्शन नहीं मिलनी। अब बात करते हैं इनकम की। भाई साहब एडवांस इनकम के केस के अंदर क्या है कि आपने इनकम रिसीव कर ली है, आपने क्या एंट्री डाल दी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, और आप एडवांस इनकम को कहां लेके चले गए हो, बैलेंस शीट के अंदर आप लेके चले गए हो। ये क्या बोलते हैं, ये कहते हैं कैरिंग अमाउंट। टैक्स बेस का मतलब क्या है, कैरिंग अमाउंट माइनस वो वाला अमाउंट जो टैक्सेबल नहीं है, वो आप हटा दो, तो यानी कि कैरिंग अमाउंट का वो पोर्शन जो टैक्सेबल है इन फ्यूचर पीरियड, वो क्या बन जाता है, वो मेरा टैक्स बेस बन जाता है, क्योंकि कैरिंग अमाउंट में से आपने वो वाला अमाउंट हटा दिया जो टैक्सेबल नहीं है, अब कौन सा अमाउंट बच गया जो टैक्सेबल है, तो यानी कि टैक्स बेस का मतलब क्या हो गया, कैरिंग अमाउंट का वो पोर्शन जो टैक्सेबल है। आओ जरा ये रहा कि सेम केस है 1 लाख वाला ही, बस आपको वो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस करके पढ़ना है, राखी की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो पहले कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 1 लाख रुपए का आ रहा है, उसने बोला कि कब कैसे टैक्सेबल होगी ये 1 लाख की इनकम, अक्रूवल बेसिस पे, तो जब आपने इनकम रिसीव करी तो टैक्स नहीं पे करा, फ्यूचर में अब आप टैक्स पे करोगे, यानी कि फ्यूचर का अमाउंट कितना टैक्सेबल है, 1 लाख रुपए। तो देख लो जी टैक्स बेस कितना आ गया, फ्यूचर अमाउंट टैक्सेबल 1 लाख रुपए। सर फॉर्मूले से भी बताओ, कैरिंग अमाउंट 1 लाख रुपए माइनस फ्यूचर का वो अमाउंट जो टैक्सेबल नहीं है, तो वो कितना है 0, क्योंकि अप्रूवल बेसिस पे तो सारा ही टैक्सेबल है। केस नंबर 2, एडवांस इनकम कब टैक्सेबल है, जब आपने पेमेंट कर दी, जब आपने पेमेंट करी तभी वो टैक्स, जब आपने रिसीव करी सॉरी, वो तभी टैक्स हो गई। तो अब जब 1 लाख रुपए आपने रिसीव करे, आपने तभी टैक्स पे कर दिया, तो फ्यूचर में थोड़ा ना दोबारा टैक्स पे करोगे, तो इसका मतलब टैक्स फ्यूचर में किस पे टैक्स पे करना है, किसी पे टैक्स पे नहीं करना, हेंस टैक्स बेस क्या हो गया 0, पूरा का पूरा क्या आ जाएगा 1 लाख। ये केस नेचर का है, ये डिडक्टेबल नेचर का है। क्यों डिडक्टेबल आ रहा है, क्योंकि इस 1 लाख पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो, इसलिए डिडक्टेबल आ रहा है। फॉर्मूले से भी बताओ, कैरिंग अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए का, माइनस कर दो कौन सा अमाउंट जिसमें से आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, फ्यूचर में आपको 1 लाख पे टैक्स पे नहीं करना क्योंकि आप रिसिप्ट बेसिस पे कर चुके हो, तो वो मैंने माइनस कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूले से भी निकल करके आ गया। आई होप आपको फील और फॉर्मूला दोनों समझ में आया होगा। अगर आइटम का कोई एसेट और लायबिलिटी है, उसकी सेल या सेटलमेंट पे कोई भी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो टैक्स बेस क्या हो जाता है उसका कैरिंग अमाउंट। तो टैक्स बेस क्या हो जाता है उसका कैरिंग अमाउंट, और कैरिंग अमाउंट आपको क्या लेना है विदाउट एनी इंड एस एडजस्टमेंट। एग्जांपल के तौर पे ये एक ट्रेड रिसीवेबल है, ईसीएल इस पे बना हुआ है 500 रुपए का, ईसीएल बोले तो वो जो आप इंडेस 109 में बनाते हो, 9500 की इसकी वैल्यू है। एक लोन है 85,000 का, इसमें से 20,000 रुपए ईआईआर के टाइम पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट आप माइनस कर चुके हो और जिसको आप इनकम टैक्स में अलाउ भी करा चुके होगे। तो ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, 9500 का कैरिंग अमाउंट है। क्या ट्रेड रिसीवेबल पे कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज है? द आंसर इज नो, कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है। पैसा मिलेगा तो टैक्स थोड़ी ना पे करने लग जाओगे, तो क्योंकि टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो इसका कैरिंग टैक्स बेस क्या हो गया कैरिंग अमाउंट, लेकिन नॉन इंडेस वाला। तो कैरिंग 9500 के अंदर इंडेस एडजस्टमेंट क्या हो रखी है, ये 500 की हो रखी है, तो वो मैंने ऐड बैक कर दी, 10,000 आ गया। तो अब इसको पढ़ो, 9500 में से 10,000 की डिडक्शन मिल रही है, तो 500 रुपए क्या हो गए डिडक्टेबल हो गए। आगे बढ़ते हैं, लोन के केस में 85,000 85,000 रुपए जो है आपका लोन का अमाउंट आ रहा है कैरिंग अमाउंट, इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है, तो इसका कैरिंग अमाउंट कितना हो गया, ओ सॉरी इसका टैक्स बेस क्या हो गया कैरिंग अमाउंट हो गया, जो कि नॉन इंडेस होना चाहिए। तो टैक्स बेस कैसे निकालोगे, कैरिंग अमाउंट प्लस इंडेस एडजस्टमेंट हो रखी है 20,000 रुपए की, तो ये आ गया 1,05,000, तो ये निकल करके आ गया आपका 20,000, यहाँ लिखा नहीं हुआ
तो ये निकल करके आ गया 20,000 जो कि टैक्सेबल है। सर ये कैसे आ रहा है टैक्सेबल? तो देखो जी, 20,000 रुपए की आप ऑलरेडी टैक्स के अंदर डिडक्शन ले चुके हो, आपको फ्यूचर के अंदर डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो जब ये 20,000 रुपए आपके पीएनएल में जाएंगे ना थ्रू ईआईआर, तब आपको उस डीटीएल को रिवर्स करना होगा, इसलिए ये टैक्सेबल आ रहा है। ठीक है, अभी क्रिएशन आ रहा है क्योंकि आपने आज ही डिडक्शन ले ली, फ्यूचर में नहीं मिलेगी, फ्यूचर में ना मिलने की वजह से टैक्स ज्यादा आएगा, इसलिए टैक्सेबल आ रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाया 1,00,000 रुपए का, लेकिन आपको अलाउ कब होगा? पेमेंट बेसिस पे। तो कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? 1,00,000 रुपए का। प्रोविजन क्या है? लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वाली सोच रखो कि क्या जब इस 1,00,000 रुपए को पे करेंगे तो फ्यूचर में कितना टैक्स पे डिडक्शन मिलेगा? पूरा का पूरा 1,00,000 रुपए, हेंस टैक्स बेस कितना हो गया? निल। सर फॉर्मूले से भी कराओ, 1,00,000 रुपए का कैरिंग अमाउंट माइनस जितनी फ्यूचर में डिडक्शन मिलनी है जो कि है 1,00,000 रुपए, हेंस टैक्स बेस कितना हो गया? निल। ये है समरी रट्टे के लिए। भाई जिसको रट्टा लगाना हो तो वो लगा लेना कि भाई एसेट की वैल्यू अगर कैरिंग ज्यादा है, टैक्स बेस कम है तो टैक्सेबल, कैरिंग कम है, टैक्स बेस ज्यादा है तो डिडक्टेबल। अकॉर्डिंगली आप पढ़ के रट्टा लगा सकते हो। इंस्टीट्यूट में चार्ट भी दे रखा है, आप उसको भी रेफर कर सकते हो। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि 100 रुपए की एसेट बेची, 80 की डिडक्शन मिल गई, 20 रुपए पे और टैक्स पे करना है, देयरफॉर टैक्सेबल। 100 रुपए की एसेट बेची, 110 की डिडक्शन मिल गई, 10 रुपए पे एडिशनल डिडक्शन मिल गई, देयरफॉर डिडक्टेबल। 100 रुपए की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, सरकार ने कहा 80 की डिडक्शन ना मिलेगी, सिर्फ 20 की ही डिडक्शन मिलेगी, देयरफॉर जिसकी डिडक्शन मिल रही है देयरफॉर डिडक्टेबल। 100 रुपए की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, सरकार ने कहा ना तो 100 की देंगे और इसके ऊपर 10 रुपए और माइनस कर देंगे ब्याज के, तो अब आपको 100 की वजह से 110 की डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो 10 रुपए पे एक्स्ट्रा टैक्स जाएगा, देयरफॉर टैक्सेबल। नहीं तो आप इसको समझ भी सकते हो जैसे मैंने आपको समझाया। ठीक, रट्टा लगाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रट्टा भी लगा सकते हो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इनकम टैक्स रेट कितना है तो उस पर 20%। केस नंबर 1 है कि उसने इन्वेस्टमेंट खरीदी है 45 करोड़ की, इक्विटी मेथड लगाया है जिसकी फेयर वैल्यू कितनी आ रही है? मार्च 2002 के अंदर वैल्यू आ रही है 75 करोड़ की। आपको बताना है डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन। तो कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 75 करोड़। मुझे बताओ जब ये इन्वेस्टमेंट आप बेचोगे तो आपको इनकम टैक्स क्या अमाउंट अलाउ करेगा इसके अगेंस्ट, क्या डिडक्शन अलाउ करेगा इसके अगेंस्ट? सर जितने की कॉस्ट है, कॉस्ट कितने की है? 45 करोड़ की, तो ये 45 करोड़ आपको अलाउ हो जाएंगे। आप क्या 30 करोड़ क्या निकल कर आ गया? टैक्सेबल। 75 में से 45 गए, 30 बचे, 30 पे क्या देना होगा? टैक्स देना होगा, देयरफॉर टैक्सेबल। ठीक है, देयरफॉर टैक्सेबल। केस नंबर 2 की बात कर लेते हैं। हेड ऑफिस की एक बिल्डिंग है जो रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, जिसकी वैल्यूएशन क्या आ रही थी? 40 करोड़, और टैक्स के अंदर वैल्यू आ रही थी 22 करोड़। 2 करोड़ का डेप्रिसिएशन डाल दिया बुक्स के अंदर, 1.25 करोड़ टैक्स के अंदर, फिर रीवैल्यू कर दिया 45 करोड़ के अंदर। आपको टैक्स डीटीए की कॉन्सिक्वेंसेस बतानी है। तो एक बात बता दूं मैं आपको डीटीए के बारे में, डेफर्ड इंड AS 12 कहता है कि डेफर्ड टैक्स को जोन सी ट्रांजैक्शन जन्म देती है, वो जहां जा रही होती है डेफर्ड टैक्स भी पीछे पीछे चलता है, मम्मी पापा के पीछे पीछे चलता है डेफर्ड टैक्स। अगर ट्रांजैक्शन पीएनएल के अंदर जा रही होगी तो डेफर्ड टैक्स भी पीछे पीछे पीएनएल के अंदर चला जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन ओसीआई के अंदर जा रही होगी तो डेफर्ड टैक्स भी पीछे पीछे ओसीआई के अंदर चला जाएगा। और अगर ट्रांजैक्शन इक्विटी के अंदर डायरेक्ट जा रही होगी तो डेफर्ड टैक्स भी उसका डायरेक्ट इक्विटी के अंदर चला जाएगा। जब आप कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज करते हो तो आप एक कंपोनेंट इक्विटी का भी रिकॉग्नाइज करते हो, उस इक्विटी पे जो भी डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशंस होते हैं वो डायरेक्ट इक्विटी के अंदर रिकॉग्नाइज होते हैं। हमने इस पे एक वीडियो भी बना रखी है, अगर आपको ज्ञान लेना हो तो आप वहां से भी ले सकते हो। एनीवे, तो यहां पर जो रिवैल्यूएशन होगा एसेट का, उस रिवैल्यूएशन पे जो भी डेफर्ड टैक्स इंप्लीकेशन होगी वो कहां जाएंगी? जहां रिवैल्यूएशन जाएगा। रिवैल्यूएशन कहां जाता है? ओसीआई में, तो देयरफॉर डेफर्ड टैक्स कहां जाएगा? उसका ओसीआई के अंदर चला जाएगा। आओ जरा पहले निकालते हैं। भाई कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है? 45 करोड़ का आ रहा है। इस 45 करोड़ के अगेंस्ट इनकम टैक्स आपको कितनी डिडक्शन देगा? आज ही बेच दूं ये एसेट 45 करोड़ की, तो इनकम टैक्स मुझे क्या डिडक्शन देगा? इनकम टैक्स कहेगा 22 करोड़ की एसेट थी, 1.25 करोड़ डेप्रिसिएशन लगा दिया, ये वैल्यू बची हुई है, इतने की डिडक्शन ले लो। तो 45 करोड़ के टैक्स एसेट बेची, इतने की डिडक्शन ले ली, इतने रुपए पे टैक्स पे करना पड़ गया, तो देयरफॉर डीटीएल एंड टैक्सेबल डिफरेंस, तो आपको इतने का डीटीएल बना करके चलना पड़ेगा। पीएनएल इंपैक्ट और ओसीआई इंपैक्ट की भी बात कर लेते हैं। तो ये तो वो है आपका इन्वेस्टमेंट वाला। कैरिंग अमाउंट था 70 का,
टैक्स बेस, भाई जब 70 की बेचोगे तो भी इनकम टैक्स 45 ही माइनस कराएगा, जब 75 की बेचोगे तो भी इनकम टैक्स 45 ही माइनस कराएगा। यहाँ पे 25 का टैक्सेबल, यहाँ पे 30 का टैक्सेबल, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 5 की और 6 की, चेंज आ गया 1 का, और आपने 1 की एंट्री डाल दी थ्रू P&L। मजा तो इसके अंदर है। आओ जरा 31 मार्च 2001 के अंदर कैरिंग वैल्यू आ रही थी 40 की। जब इस 40 को बेचते तो इनकम टैक्स अलाउ करता आपको 22 करोड़ रुपए इसके अगेंस्ट, और आप कहते कि 40 की एसेट बेची, 22 करोड़ इनकम टैक्स ने अलाउ कर दिया, 18 पे ही टैक्स देना पड़ा, देयरफॉर डीटीएल आपने बना दिया 3.6 का। 31 मार्च 2002 के अंदर, एक साल के बाद, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 2 करोड़ का, 38 हो गई वैल्यू, और यहां पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया 20 पॉइंट, तो वैल्यू कितनी हो गई 20.75, जो ये आ रही है। तो अब आप 38 की बेचोगे और इनकम टैक्स आपको 20.75 अलाउ कराएगा, तो 17.25 पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि वैल्यू निकल कर आती है 3.45 पे डीटीएल। तो 3.60 से 3.45 हो गया, कम हो गया डीटीएल। ये क्यों कम हो गया? क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया दोनों ही एसेट पे। डेप्रिसिएशन कहां जाता है? डेप्रिसिएशन जाता है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ये भी कहां चला जाएगा? ये भी चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। फिर आपने 31 मार्च 2002 में ही क्या करा? एसेट को रीवैल्यू कर दिया, 38 से क्या कर दिया? 45 कर दिया। लेकिन इनकम टैक्स वाले तो रीवैल्यूएशन मानते नहीं, वो कह रहे हैं आप जितने का भी बेचोगे हम तो मार्च के अंदर इतनी ही डिडक्शन देंगे ना, तो टैक्स बेस तो इतने का ही रहा। क्योंकि टैक्स बेस इतने का ही रहा तो आपकी लेकिन सेल वैल्यू बढ़ गई, तो आपका डेफर्ड टैक्स भी बढ़ गया, टैक्सेबल हो गया ना भाई। 45 की एसेट बेची, इनकम टैक्स ने 20.75 माइनस करवाए, टैक्स कितने पे देना पड़ गया? 24.25 पे टैक्स देना पड़ गया, जिसकी वैल्यू निकल कर आई डीटीएल 4.85। तो 3.45 से जो 4.85 बढ़ा है, ये क्यों बढ़ा है? क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन कर दिया। देखो आपने कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करा, आपने रिवैल्यूएशन कर दिया। रिवैल्यूएशन कहां जाता है? ओसीआई के अंदर जाता है। देयरफॉर 1.4 का जो ये चेंज आया है, ये कहां चला जाएगा? ओसीआई के अंदर चला जाएगा। तो देखो जी, मैंने ओसीआई के अंदर ये डेबिट कर दिया, पीएनएल के अंदर ये डेबिट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर मेरी डीटीएल निकल करके आ गई। अगला सवाल, के लिमिटेड कंसोल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, उसने इक्विटी इंस्ट्रूमेंट परचेज करे हैं 2 लाख रुपए के, जो डेजिग्नेटेड थ्रू ओसीआई। और 31 मार्च फेयर वैल्यू कितनी हो गई? 2,40,000। टैक्स कहता है कि भाई हम तो आपको 2 लाख की ही डिडक्शन देंगे, कोई अनरियलाइज गेन वेन की हम डिडक्शन नहीं देते। अच्छा, कैरिंग अमाउंट कितना है? 2,40,000, क्योंकि आपने फेयर वैल्यू कर दी। अगर आज ही एसेट को बेच दूं, इन्वेस्टमेंट बेच दूं, तो इनकम टैक्स कितने माइनस करवाएगा डिडक्शन के? 2 लाख रुपए। वो मेरा क्या हो गया? टैक्स बेस। तो 40,000 क्या हो गया? इस पे टैक्स देना पड़ेगा, देयरफॉर टैक्सेबल, हेंस डीटीएल 10,000 रुपीज का मेरा क्या आ गया? डीटीएल। अब ये क्यों आया है? क्योंकि आपका 40,000 रुपए, भाई इन्वेस्टमेंट तो आपने 2 लाख की ही खरीदी थी, लेकिन 40,000 रुपए आपके फेयर वैल्यू गेन आया, जो कि कहां जा रहा है? ओसीआई। तो ये डेफर्ड टैक्स भी कहां चला जाएगा? ओसीआई के अंदर चला जाएगा। आओ एक और मजे की बात बताता हूं। यदि वो यहां लिख दे कि इनकम टैक्स भी अनरियलाइज गेन को कंसीडर करता है एज अ कॉस्ट, कल को अमेंडमेंट हो जाए हमारे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, फिर क्या करोगे? कि भाई हम भी अनरियलाइज गेन को कंसीडर करेंगे और आपको कॉस्ट में डिडक्शन दे देंगे। तो पता है टैक्स बेस चेंज हो जाएगा, फिर आपका टैक्स बेस 240 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट वर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अगस्त 2001 के लिमिटेड ने सोल्ड करा ए लिमिटेड को, होली ओन सब्सिडरी को, 80,000 रुपए का माल, जिसकी लागत कितनी है? 64,000 रुपए की। 40%, सॉरी इंग्लिश में बोलना था, बच्चे ना कंप्लेंट करते हैं सर हिंदी में नंबर मत बोला करो। तो 80,000 रुपीज का माल बेचा, 64,000 की कॉस्ट थी, जिसमें से 40% माल जो है हम बेच चुके हैं, 60% अभी भी स्टॉक में बचा है। तो जरा ध्यान से समझना, मैं हूं पेरेंट कंपनी, मैंने माल बेचा 80,000 रुपीज का, कॉस्ट कितनी थी? 64,000। मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 16,000। ये प्रॉफिट कहां जाएगा? मेरी आईटीआर के अंदर जाएगा, और मेरे को इस पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया मेरे लिए? करंट टैक्स बन गया। सब्सिडरी की बात करते हैं। सब्सिडरी ने माल खरीदा कितने का? 80,000 रुपीज का। सब्सिडरी के लिए कॉस्ट कितनी है? 80,000 रुपीज की। जब सब्सिडरी ये माल बेचेगा तो उसको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 80,000 रुपीज की उसको डिडक्शन मिलेगी। तो सब्सिडरी के लिए टैक्स बेस क्या हो गया? 80,000 रुपीज का। हालांकि 40% बेच चुका है, इन्वेंट्री में कितना बढ़ा है? 60% इन्वेंट्री में बचा है, तो 80,000 का 60% हो गया 48,000। तो टैक्स बेस क्या हो गया? 48,000। तो अगर मैं ग्रुप लेवल से बात करूं
तो जब भी ये इन्वेंट्री बिकेगी, मान लो मैं इंडिया में हूँ, वो यूएस के अंदर है, या वो इंडिया के अंदर ही है, चलो तब ऐसे मान लेते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो जब भी ये इन्वेंट्री बिकेगी उसकी रिटर्न के अंदर 48,000 की डिडक्शन मिल जाएगी। तो देयरफॉर मेरा टैक्स बेस कितना हो गया, 48,000। कैरिंग अमाउंट कितना होगा, जो 38,000 रुपए की इन्वेंट्री आ रही है उसमें से आप अनरियलाइज गेन माइनस कर दोगे 9600, मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कंसोल के अंदर करते आ रहे हैं। तो ये कितना आ गया, 38,400 का मेरा कैरिंग अमाउंट आ गया। 38,400 का माल बेचोगे, डिडक्शन कितने की लोगे, 48,000 की एक्स्ट्रा डिडक्शन ले ली, हेंस डिडक्टेबल डेफर्ड टैक्स एसेट आप बना करके चलोगे। स्टैंड अलोन के अंदर तो आपको करंट टैक्स के अंदर इंपैक्ट देना पड़ेगा। केस नंबर सी की भी बात कर लेते हैं। 31 अक्टूबर को के लिमिटेड रिसीव करता है 2 लाख रुपए एक कस्टमर से, और पेमेंट उसने रिसीव करी है क्योंकि उसको सर्विस देनी है नवंबर से जुलाई की। उसने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करा 1/20 का मार्च तक, और बाकी वो कह रहा है बाद में करूंगा। टैक्स के अंदर 2 लाख रुपए ही टैक्सेबल प्रॉफिट का पार्ट बन गए। तो यानी कि जब आपने 2 लाख रुपए रिसीव करे, आपने इसी साल उस पर टैक्स दे दिया, तो फ्यूचर में अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देने की जरूरत। तो ये जो आपने टैक्स दिया है ये क्या बन गया, आपने पहले ही टैक्स दे दिया तो आपके लिए डीटीए बन जाएगा, जो आपने आज ही टैक्स दिया है। इसमें से 1/20 आपने रिकॉग्नाइज करा दिया, तो 31 मार्च 2002 में कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है एडवांस इनकम का, 80,000। कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 80,000। मुझे जरा बताओ, फ्यूचर के अंदर आपको इस पे अब कोई भी टैक्स नहीं देना, टैक्स बेस निकालो। टैक्स बेस क्या होता है, कैरिंग अमाउंट जो कि है 80,000 माइनस वो अमाउंट जिस पे कोई भी टैक्स नहीं देना, वो भी क्या है 80,000। तो 80 माइनस 80 0, तो ये आ गया 80,000, और इसका आपको डिडक्टेबल डिफरेंस है, हेंस आपको डीटीए बना करके चलना पड़ेगा। क्यू लिमिटेड डज नॉट हैव टैक्सेबल इनकम एज पर एप्लीकेबल टैक्स लॉ, बट मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स पे करते हैं। तो भाई साहब मैट के लिए एक कहानी सुन लो। मैट का इंड एएस के अंदर मैट का ट्रीटमेंट होता है सिमिलर एज डेफर्ड टैक्स एसेट। जो भी मैट क्रेडिट आपको मिलता है, हम उसको डेफर्ड टैक्स एसेट दिखा करके चलते हैं। 16 के अंदर कितना था, 8.5, उसके बाद हो गया 9.75। तो जो भी चेंज आया वो मेरा क्या हो गया, डेफर्ड टैक्स एसेट का चेंज हो गया। अगला सवाल, ए लिमिटेड ने प्रॉफिट बिफोर टैक्स कमाया 100,000 का, और 1-2 के अंदर, और 2 सॉरी हाँ टैक्सेबल प्रॉफिट कमाया 104 का। डिफरेंस बिटवीन जो इन अमाउंट के अंदर है, मशीन की वैल्यू है 120 की, जिसपे मंथली डेप्रिसिएशन है। फरवरी के अंदर मशीन खरीदी, तो फरवरी और मार्च 2 महीने का डेप्रिसिएशन, टैक्स के अंदर 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिल गया। मशीन की लाइफ 10 साल है, और एक डोनेशन दिया 8,000 की, जिसपे आपको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको टैक्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो टैक्स रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो, हाँ मैंने P&L बनाया होगा यहाँ पे, ये रहा। तो देखो, जो आप टैक्स एक्सपेंस कैसे निकालते हो, आप कहते हो करंट टैक्स प्लस डेफर्ड टैक्स, ये आपका टोटल टैक्स एक्सपेंस होता है, जो कि इस सवाल के अंदर आ रहा है 27। तो अगर कोई शेयर होल्डर 27 को डिवाइड करेगा 100 से और इंटू 100 कर दे, तो वो कहेगा यार 27% का टैक्स रेट आना चाहिए, बट एक्चुअली में कंपनी पे लग रहा है 30% का टैक्स रेट। तो वो कंपनी से पूछता है कि भाई साहब ये क्या बसट कर रखी है तुम लोगों ने, 27% कैसा आ रहा है, कौन सी चोरी कर रहे हो। तो हमें उसे समझाना पड़ता है कि जो 27 से 30 का डिफरेंस है ये क्यों है, इसलिए हमें इफेक्टिव टैक्स रीको का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। वही डिस्क्लोजर आपसे मांगा है कि ये कैसे बनेगा। तो आओ जरा, पहले मैंने निकाला टैक्सेबल प्रॉफिट। टैक्सेबल प्रॉफिट ऑल्दो गिवन था, बट मैंने फिर भी आपकी कैलकुलेशन के लिए निकाल दिया, जो कि आया 104। 104 का 25% निकाला, करंट टैक्स आया 26। तो देखो मैंने 26 को करंट टैक्स में लिख दिया। फिर उसके बाद मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है, मैंने कंपनीज एक्ट में डेप्रिसिएशन लगाया 2, 120 माइनस 2 118। मैंने इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन लगाया 6, 120 माइनस 6 114। 118 की मशीन अगर बिकती है तो 114 का डिडक्शन मिलेगा, तो 4 क्या हो गए टैक्सेबल, बोले तो डीटीएल। तो 1 रुपए का क्या बन गया, 4 का 25%, 1 रुपए पे क्या बन गया, डीटीएल। तो मैंने ये लिख दिया डीटीएल। तो 27 का मेरा आ गया टोटल टैक्स एक्सपेंस। तो मेरा पैट कितने का आ गया, 73 का मेरा पैट आ गया। अब शेयर होल्डर को समझाने के लिए मैंने रीको बनाया। मैंने कहा देखो, अगर आप 100 रुपए पे जो मेरा इफेक्टिव टैक्स रेट है 25% वो लगाओ, तो मेरा 25 रुपए का टैक्स बनना चाहिए, बट वो आ रहा है 27 रुपए का। ऐसा क्यों है, क्योंकि एक आइटम है डोनेशन की, जो मैंने इस 100 रुपए में से माइनस कर रखी है। जब आपने अपना प्रॉफिट बनाया होगा कंपनीज एक्ट वाला, तो आपने 2 डोनेशन लिख दिया होगा ना यहाँ पे 8, और जब आपने इसी 100 का 25% निकाला, तो यानी कि आपने 8 माइनस कर दिया इस 100 में से। तो आप कह रहे हो कि भाई वो हमने यहाँ पे माइनस कर रखी है, लेकिन इनकम टैक्स ने हमें माइनस करके नहीं दी, तो जिसकी वजह से हमारा टैक्स थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो अगर आप उस पे जो टैक्स सेविंग हो रही है उसको बढ़ा दो, अपना टैक्स भी बढ़ा दो 2 रुपए से, तो वो आपका मैच कर जाएगा। दिस इज यूर ईटीआर।
कई लोग अमाउंट के फॉर्म में देते हैं, कई लोग, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, कई लोग अमाउंट की फॉर्म में देते हैं, कई लोग परसेंटेज की फॉर्म में डिस्क्लोजर देते हैं। ये चॉइस होती है कि आप कैसे देना चाहो। अप्रैल 19 के अंदर पेरेंट लिमिटेड ने बोरो करे 50 लाख रुपए, कॉस्ट इनकर्ड हुई 1 लाख रुपए और ये एक्सपेंडिचर उन्होंने डिडक्शन के रूप में ले लिया। बुलेट पेमेंट हो रही है 65-21,900 की, 10% का EIR है और 15-21,900 का इंटरेस्ट जो है इनकम टैक्स अलाउ कर देगा जब आप पेमेंट करोगे। आपको बताना है डेफर्ड टैक्स। तो मुझे जरा बताओ कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा। 50 लाख में से 1 लाख माइनस हो जाएंगे ट्रांजेक्शन कॉस्ट के ड्यू टू EIR, 49 लाख बचे, उस पर 10% का इंटरेस्ट, तो ये वैल्यू कैरिंग अमाउंट आपका आ गया 53,90,000। अब इस लोन का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है जब भी ये सेटल होगा। तो जिस चीज का कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होता तो उसका टैक्स बेस क्या है, कैरिंग अमाउंट विदाउट एनी इंडेस एडजस्टमेंट। तो कैरिंग अमाउंट में से इंडेस एडजस्टमेंट उड़ा दो, 53,90,000 में से ये 1 लाख हटा दो और इसका ये ब्याज हटा दो, तो क्या बच जाएगा 50 लाख। तो वही मेरा निकल कर आके आ गया 50 लाख, तो 3,90,000। तो भाई साहब देखो ये लाइबिलिटी है, 53,90,000 की डिडक्शन मिलनी चाहिए थी, जिसमें से 50 लाख की नहीं मिल रही। कितने की मिल रही है, 3,90,000, हेंस डिडक्टेबल। महादेव लिमिटेड हैज ब्लॉक ऑफ एसेट जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपीस की है 1 अप्रैल 2022 को फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है, द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट वो भी 5 लाख है, डेप्रिसिएशन चार्ज करा 20% का बोथ अकाउंटिंग एंड टैक्स के अंदर। जो एंटायर ब्लॉक है 50,000 का 1 अप्रैल को उसको बेच दिया 1 लाख रुपए का 31 मार्च को। आपको बताना है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और एसेट, के नवंबर 24 का क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कैरिंग अमाउंट दोनों का था 5-5 लाख, दोनों पे 20% डेप्रिसिएशन लगाया, 4-4 लाख आ गया। फिर उसके बाद आपने एक एसेट जिसकी वैल्यू 1 अप्रैल को 50,000 थी उसको बेचा कब, 31 मार्च को। तो एक तो लगेगा 22-23 का डेप्रिसिएशन, फिर एक लगेगा 23-24 का डेप्रिसिएशन, तो वैल्यू निकल कर आ गई 32,000। आप अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हो, WDV अपनी एसेट में से माइनस कर देते हो। फिर जो 4 लाख है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 20%। सर पूरे 4 लाख पे क्यों करा, 50,000 तो बिक गई थी, ये 50,000 31 मार्च को बिकी है तो इस पे भी तो डेप्रिसिएशन लगेगा ही ना, क्योंकि मार्च में बिकी है, तो वो भी माइनस कर दिया 80,000। तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 288। इनकम टैक्स के अंदर आप पूरी की पूरी सेल प्रोसीड्स माइनस कर देते हो, तो वो मैंने माइनस कर दी सेल प्रोसीड्स। बचा कितना, 3 लाख, उस पर 20% 60,000 माइनस कर दिया, वो मेरा आ गया 240। तो अगर आज ये एसेट बिक जाती है 288 की, तो इनकम टैक्स मुझे डिडक्शन देता है 2,40,000 रुपए की। तो मेरे को नेट टैक्स कितने पे करना पड़ेगा, 48,000 पे, हेंस टैक्सेबल देयरफॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। एक इंडियन कंपनी है जो ओन करती है फ्री होल्ड लैंड, जिसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए, जो डेप्रिशिएटेड नहीं है फॉर टैक्स पर्पस बट इंडेक्स है। फेयर वैल्यू है, अच्छा इंडेक्स वैल्यू है 15 लाख रुपए की, फेयर वैल्यू है 22 लाख रुपए की। आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस बताने, इफ ये वाली कंडीशंस आपको दे रखी है कि पहला वो स्लंप सेल में एसेट को बेच देगा। तो अब मुझे जरा एक बात बताओ, अगर वो स्लंप सेल में एसेट को बेच देगा तो क्या उसको इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा, जी नहीं मिलेगा। तो सरकार बोलेगी कि कितने माइनस कर सकते हो, 10 लाख ही माइनस कर सकते हो। तो इस एसेट का टैक्स बेस क्या हो गया, 10 लाख। कैरिंग वैल्यू क्या होगी, 10 लाख, क्योंकि लैंड है, डेप्रिसिएशन तो होना ही नहीं है। तो कैरिंग भी सेम, टैक्स भी सेम, नो DTA DTL। दूसरा वो कहता है कि हम इंडिविजुअली बेचेंगे, जैसे ही इंडिविजुअली बेचोगे तो इंडेक्स का बेनिफिट मिलेगा। कैरिंग वैल्यू तो सेम 10 लाख है, लेकिन जब इसको बेचोगे 10 लाख का तो सरकार माइनस करवाएगी कितने, 15 लाख रुपए माइनस करवाएगी, क्योंकि इंडेक्स का बेनिफिट है। तो आपको ये 5 लाख रुपए क्या निकल कर आ गया, डिडक्टेबल डिफरेंस, क्योंकि 10 लाख की बेचोगे 15 लाख का डिडक्शन, एडिशनल 5 लाख रुपए का आपको डिडक्शन है, हेंस DTA। क्लासिफाई कर दिया लैंड को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और बेच देंगे इंडिविजुअली, तो क्या फर्क पड़ता है, इनकम टैक्स में कुछ नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वगैरह। इनकम टैक्स वाले तो कहते हैं इंडेक्स लो या ना लो, तो आप तो यहाँ पे भी इंडेक्स लोगे तो आंसर विल बी सेम, 10 और 15। कहता है रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करेंगे और इंटेंड है इंडिविजुअली। इनकम टैक्स तो अभी भी आपको क्या बोलेगा, इनकम टैक्स बोलेगा कि हम तो इंडेक्स वैल्यू माइनस कराएंगे, यानी कि टैक्स बेस क्या आएगा, 15 लाख। लेकिन रिवैल्यूएशन मॉडल की वजह से कैरिंग अमाउंट चेंज हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 22 लाख रुपए। तो 22 माइनस 15, 7 लाख रुपए पे आपका क्या बनेगा, DTL बन करके चलेगा। तो ये थी आपकी टैक्स बेस्ड DTA DTL निकालने के बढ़िया बढ़िया सवाल जिसमें हमने करा। आई होप आपको टैक्स बेस के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ कि अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन करते हो, इंड AS 103 लगाते हो, तब डेफर्ड टैक्स की क्या कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो ए लिमिटेड ने एक्वायर करा PKM क्लासेस को, बैलेंस शीट जो है PKM क्लासेस के आपके पास गिवन है, एसेट है 10 लाख की, इक्विटी इतने की, लायबिलिटी इतने की, रिजर्व इतने की, DTL आ रहा है 50,000 रुपए का। मुझे जरा बताओ ये 50,000 का जो DTL आ रहा है PKM क्लासेस ने कैसे बना रखा होगा, ये वाली 10 लाख की वैल्यू कंसिडर करके।
10 लाख माइनस टैक्स बेस जो भी होगा उस पे जो भी वैल्यू निकल कर आई होगी, 100% का ही टैक्स रेट है, तो यानी कि जो भी वैल्यू निकल कर आई होगी वही मेरा डीटीएल बना रखा होगा। यानी कि जो भी टैक्स बेस होगा वो ऑलरेडी कंसीडर है। फेयर वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल नेट एसेट है कितनी, 12 लाख। तो मैंने कहा बिफोर एक्विजिशन वैल्यू क्या होगी, बिफोर एक्विजिशन कैरिंग अमाउंट था 10 लाख और टैक्स बेस मान लो 9.5 लाख होगा, तभी 50,000 आ रहा है, तो 50,000। यानी कि इनकम टैक्स वाले आपको 9.5 लाख रुपए की डिडक्शन दे रहे हैं इस एसेट के अगेंस्ट। अगर आप 10 लाख की बेचते हो, 9.5 लाख की डिडक्शन, 50,000 रुपए का एडिशनल टैक्स रेट 100% है, तो ये 50,000 ही आ गया। जब डीओए पे आओगे तो फेयर वैल्यू लेना पड़ेगा। अब कैरिंग वैल्यू कितनी हो गई, 12 लाख हो गई। इनकम टैक्स वाले अभी भी 9.5 लाख ही देंगे, वो थोड़े ना चेंज कर देंगे, वो कहेंगे तुमने जो मर्जी कराओ, तुम्हारा इंड AS 103 जो मर्जी कहता हो। तो इनकम टैक्स वाले अभी भी 9.5 लाख रुपए पे देंगे। तो आपका डीटीएल कितना निकल कर आ गया, 2.5 लाख रुपए। यही है डीटीएल आपका एज ऑन डीओए एज पर इंड AS 103। अगर आप निकालते हो तो आप लोग कैसे निकाल देते हो, आप डायरेक्ट चेंज करके भी निकाल सकते हो कि भाई 10 से 12 हुआ 2 लाख, तो मेरा 2 लाख रुपए का डीटीएल जो है एडिशनल बनना चाहिए, अगर मैं चेंज की बात करूं। अब आप अपने सवालों में कैसे निकालते हो, आप अपने सवालों में निकालते हो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, कितना आ जाता है, 2 लाख रुपए एडिशनल डीटीएल। ये क्या बोलते हो आप, एडिशनल डीटीएल। आपको याद होगा आईएनए निकालते वक्त आप इसको एडिशनली लिखते हो ताकि आप वैल्यू निकाल सको गुडविल की। तो ये 2 लाख रुपए आपने कैसे निकाले, ये आप बोलते हो कि भाई 12 लाख, क्योंकि 9.5 लाख ऑलरेडी कंसीडर्ड है तो आप सीधा 10 लाख ले लेते हो। बट अगर आपने नोटिस करा हो तो यहां से भी देखो 2 लाख ही आ रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि Y103 के अंदर आप फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट लेते हो रेदर देन अकाउंटिंग बेस और टैक्स बेस। लेकिन ये कब एप्लीकेबल है, जब एसेट बैलेंस शीट के अंदर आ रही हो। अगर कंसोलिडेशन के टाइम पे एसेट बैलेंस शीट के अंदर नहीं आ रही तो आपको ऊपर वाले मेथड लगाने पड़ेंगे। ठीक, आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। ऑन 1 अप्रैल ए लिमिटेड एक्वायर करता है 12 करोड़ के शेयर रिप्रेजेंटिंग 80% स्टेक इन बी लिमिटेड बाय मींस ऑफ कैश पेमेंट ऑफ 25 करोड़ इन द ग्रुप पॉलिसी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को उन्होंने ऐसे करके वैल्यू करा है। ऑन 1 अप्रैल इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करती है नेट एसेट 23 करोड़ की। डायरेक्टर ए लिमिटेड का कैरी करता है फेयर वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज, जिसके में उसको पता चलता है कि 15 करोड़ की वैल्यू कितनी है, 18 करोड़, ये 11 करोड़ है एक्चुअली। कैरिंग वैल्यू 11 करोड़ की कितनी है, 13 करोड़। और क्या कहते हैं, एक इन्वेंट्री है 2.5 करोड़ की, वैल्यू कितनी है, 3 करोड़। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी फेयर वैल्यू चेंज हुआ हो उस पे एडिशनल डीटीएल निकाल दो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि टोटल फेयर वैल्यू माइनस टैक्स बेस, लेकिन ये आपको गिवन नहीं है। या फिर ऐसा कर सकते हो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, लेकिन क्योंकि आपको 23 करोड़ का ब्रेकअप गिवन नहीं है तो इसलिए मैंने क्या करा कि जो भी एडिशनल फेयर वैल्यू चेंजेस हैं उन पे टैक्स रेट निकाल के ये क्या निकाल दिया, 1.1 का एडिशनल डीटीएल। एडिशनल डीटीएल निकाल दिया मैंने। आगे की गुडविल कैपिटल जो भी होता है वो नहीं निकाला, बिकॉज अभी हम इंड AS 12 पे फोकस कर रहे हैं रेदर देन कंसोलिडेशन। जब उस पे करेंगे तो पूरा निकालेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए लिमिटेड एक्वायर करती है बी लिमिटेड को, फॉलोइंग एसेट उसने एक्वायर करे इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन। फेयर वैल्यू दे रखा है, कैरिंग अमाउंट दे रखा है और टेम्परेरी डिफरेंस। अब बच्चा बार बार पूछता है कि सर आप तो कहते हो अकाउंट बेस और टैक्स बेस लेना होता है, यहाँ पे डीटीएल निकालने के लिए फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट क्यों ले रखा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और आपने कोई रट्टा नहीं लगाया होगा कि भाई वहां पे ऐसा ही होता है क्योंकि वो 103 में लिखा है, कहीं कुछ नहीं लिखा, इसलिए होता है क्योंकि गणित है। ठीक है, तो भाई साहब आ जाओ जी, फेयर वैल्यू चेंज बताओ कितना है। फेयर वैल्यू कितनी है आपके पास, 470 की, कहाँ गई भाई, 250, 570 माइनस 100, 470। मैंने 95 को लिख रखी है, मैंने उल्टा लिख रखा है शायद, हाँ ये मैंने उल्टा लिख रखा है, सॉरी भाई। तो फेयर वैल्यू आपके पास कितनी है, 470 की। और कैरिंग अमाउंट आपके पास कितना है, कैरिंग अमाउंट है आपके पास 495 का। तो ये आपका डिडक्टेबल बन गया, क्या बन गया, डिडक्टेबल बन गया, कितने का, 25 का। इस पे क्या बनाओगे, DTA आप बना करके चलोगे, जो भी आपका टैक्स का रेट होगा। ये मैंने उल्टा लिख रखा है, या तो फिर ये उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, तो ये आप, तो मैंने वो ठीक कर दिया। तो फेयर वैल्यू माइनस कैरिंग अमाउंट, फेयर वैल्यू कितने की थी, 470 की थी फेयर वैल्यू, वो ले ली। और कैरिंग अमाउंट कितना था, 495 का, वो मैंने ले लिया। तो मेरा 25 का क्या बन गया, डिडक्टेबल डिफरेंस बन गया।
डेफर्ड टैक्सेस ऑन लीजेस की भी बात कर लेते हैं। तो लीजेस के अंदर आप आरओयू रिकॉग्नाइज करते हो, लीज लायबिलिटी। आरओयू क्या है? एक तरीके की एसेट है, तो एसेट वाली सोच लगाओ। लीज लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी है, लायबिलिटी वाली सोच लगाओ। आओ जरा, एस लिमिटेड ने एक मशीन लीज पे ली 5 सालों के लिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज लायबिलिटी 120 निकल कर आई, 8% का डिस्काउंट रेट है। आरओयू खड़ा करा, आरओयू की जो लाइफ है 5 साल लेनी है, 30 करोड़ की पेमेंट कर दी है, और जो है पेमेंट ऑफ रेंट के बेसिस पे आपको रिडक्शन अलाउ होगी। आरओयू की बात करते हैं, 120 का खड़ा करा, आरओयू 1 साल का डिप्रिसिएशन लगाया, 4 साल की लाइफ बची है, 96 की वैल्यू है। तो जब आप इस 96 को बेचने जाओगे तो आपको सरकार कितनी डिडक्शन देगी? कहेगी क्या है आरओयू, हमें ना पता कुछ भी, तो आपको डिडक्शन मिलेगी 0। तो देयरफॉर 96 क्या हो गया? टैक्सेबल। इस पे क्या बनाओगे? 96 पे आप बनाओगे डीटीएल। 96 पे आप क्या बनाओगे? डीटीएल। और सिमिलरली इस पे आप क्या बनाओगे? लाइबिलिटी के केस में आप बोलोगे 120 की लाइबिलिटी थी, 30 करोड़ की पेमेंट करी, और 120 पे 8% से ब्याज बुक करा, कैरिंग वैल्यू आ गई 99.6। जब इसकी पेमेंट करने जाओगे तो सरकार आपको कोई डिडक्शन नहीं देगी। सॉरी, जब आप इसकी पेमेंट करने के लिए जाओगे 99.6 की, जब आप पेमेंट करने जाओगे तो आपको लीज रेंट की पेमेंट पे आपको वो मिल जाएगा डिडक्शन। तो देयरफॉर 99.6 आपका डिडक्टेबल बन जाएगा। तो हेंस टैक्स बेस क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? डीटीए। वो मैं गलती से आरओयू वाला बोल गया था कि आपको कोई डिडक्शन नहीं देगी। मैं रिपीट कर देता हूँ भाई साहब, आरओयू आपकी एसेट है, एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी? 120, 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करके 96। जब 96 बेचोगे तो आपको कितने की डिडक्शन मिलेगी? 0। तो वो मैंने माइनस कर दी, हेंस 96 पे टैक्स देना पड़ेगा। देयरफॉर डीटीएल। जब लीज लायबिलिटी की बात करोगे तो इसकी कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? 99.6। लेकिन आपको पेमेंट बेसिस पे, जो कि आप ये 30 करोड़ की पेमेंट कर रहे हो, इस पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो देयरफॉर इस पूरे के पूरे 99.6 पे आपको डिडक्शन मिल जाएगी। तो आपका ये पूरा का पूरा क्या हो गया? डिडक्टेबल हो गया। हेंस डीटीए यहां पर पे आप बना करके चलोगे। अब बात कर लेते हैं शेयर ऑप्शन की। शेयर बेस्ड पेमेंट जो है, देखो वो क्या है? वो आपकी कोई लायबिलिटी तो होता नहीं है, तो क्योंकि वो तो एक रिजर्व है। तो यहाँ पर पीछे इंस्टीट्यूट ने सॉल्यूशन रिवाइज कर दिया था, तो मैं करेक्ट और रॉन्ग दोनों बना करके लाया हूं। आपको कौन सा फॉलो करना है? जो आईसीए वाला रॉन्ग सॉल्यूशन है वो फॉलो करना है। पी लिमिटेड ग्रांट करता है 1 करोड़ शेयर ऑप्शन 4 करोड़ के, सब्जेक्ट टू 2 ईयर वेस्टिंग पीरियड। इनकम टैक्स अलाउ करता है एक्सरसाइज डेट की इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से डिडक्शन। 31 मार्च को इंट्रेंसिक वैल्यू कितनी थी? 1.6 की, और मार्च 2003 में कितनी थी? 4.6 की। इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ द नॉट फोर्सेबल जो है मार्च 2002 में। अब आपको टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज बताने हैं। तो कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? नील। अब लाइक क्योंकि ये क्या कहते हैं, आपने शेयर इशू करने हैं, तो आप टैक्स बेस कैसे निकालोगे? कैरिंग अमाउंट माइनस फ्यूचर की कितनी डिडक्शन मिल जाएगी। तो उसने आपको बोला है इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? 1.6। तो 1.6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया? 0.8। तो 0 माइनस 0.8, तो यहाँ पे आ गया माइनस 0.8। तो ये आपका डिडक्टेबल डिफरेंस निकल गया 0.8। अदरवाइज आप ऐसे भी सोच सकते हो कि भाई साहब 1.6 की डिडक्शन 2 सालों में मिलनी है, तो 0.8 की डिडक्शन इस साल तक मिलनी है, उस पर आप क्या बना दोगे? डीटीए। इंस्टीट्यूट ने क्या करा? उन्होंने कहा कि कैरिंग अमाउंट ले लो 0.8, टैक्स बेसिस का हो गया नील, तो उससे भी क्या आपका आ रहा है? 0.24 का डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। लेकिन हाँ, करेक्ट सॉल्यूशन ये है, ये आपको फॉलो करना है, ये वाला सॉल्यूशन आपको फॉलो करना है। इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई साहब क्या होता है कि जैसे मैंने सब्सिडरी बनाई, एसोसिएट बनाई, जेवी बनाई, तो उनसे जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट क्या है? तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी, जो कि आप सब्सिडरी और ब्रांच में ही कर सकते हो, तो आप डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट, डेफर्ड टैक्स जो है क्रिएट करके नहीं चलोगे। लेकिन अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप डेफर्ड टैक्स को जो है क्रिएट करके चलोगे। सवाल पढ़ते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। 1 अप्रैल को एबीसी लिमिटेड ने एक्वायर करा 100% शेयर एक्सवाईजी लिमिटेड के 4373 करोड़ के। 31 मार्च 2005 को एक्सवाईजी लिमिटेड ने प्रॉफिट कमाया 5 करोड़ का, जो भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। बेस्ड ऑन टैक्स लेजिस्लेशन इन इंडिया, जो है टैक्स बेस्ड जो एक्सवाईजी का है इस ओरिजिनल कॉस्ट को, तो हमें पता ही है। एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स कितना है? 15%। आपको डेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट बतानी है। तो भाई साहब देखो, आप क्योंकि कंट्रोल कर सकते हो, सिंस पेरेंट बाय डेफिनेशन कंट्रोल सब्सिडरी, तो वो कंट्रोल कर सकता है रिवर्सल ऑफ दिस टेम्परेरी डिफरेंस। देयरफॉर
deferred tax on such temporary difference generally not provided unless it is probable that temporary difference reverse हो जाएगा foreseeable future के अंदर। एसोसिएट के केस की बात करते हैं, आपने एक्वायर करा 50% शेयर पीक्यूआर लिमिटेड का 1 जनवरी को 1000 करोड़ का, 31 मार्च 2005 में उसने प्रॉफिट कमाया 50 करोड़ का, जो अभी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। बेस्ड ऑन द टैक्स लेजिस्लेशन टैक्स बेस इन्वेस्टमेंट का कितना है, उसके ओरिजिनल कॉस्ट 15% का रेट है। तो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस जो है 50 का अराइज हुआ, लेकिन एबीसी डज नॉट कंप्लीटली कंट्रोल पीक्यूआर, क्योंकि वो पोजीशन में नहीं है उसकी डिविडेंड पॉलिसी को। As a result, it cannot control the reversal of temporary difference. तो deferred tax is provided on temporary difference in investment in joint venture। तो आप deferred tax बना के करके चलोगे। तो मैंने आपको बताया कि भाई साहब अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो डू नॉट, और अगर कंट्रोल नहीं करते तो क्रिएट deferred tax या मेड deferred tax, जो भी आप बोलना चाहो। सब्सटेंशियली इनैक्टमेंट रेट, भाई अगर आपको कोई रेट के बारे में कंफ्यूजन है तो आप कैसे ट्रीटमेंट उसकी करोगे। तो अगर जो नया रेट है जो सरकार ला रही है वो सब्सटेंशियली इनैक्ट हो चुका है ऑन बैलेंस शीट डेट, तो आप नया रेट यूज करोगे। अगर नहीं हुआ तो आप ओल्ड रेट यूज करोगे और डिस्क्लोज करके चलोगे इंफॉर्मेशन नए रेट की, अगर वो मटीरियल है तो। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ए लिमिटेड रिकॉग्नाइज करता है इंटरेस्ट इनकम इन बुक्स ऑन अक्रूवल बेसिस, लेकिन कोई इनकम टैक्स जो हाउएवर फॉर इनकम टैक्स जो है उसको कैश बेसिस पे मानता है। 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रिसीवेबल करा था 10,000 का, टैक्स रेट वाज 25%। 28 फरवरी को फाइनेंस बिल आया और उसने टैक्स रेट चेंज कर दिया 30% पे, लेकिन वो इनैक्ट कब हुआ है, 21 मई को। तो सब्सटेंशियली इनैक्ट नहीं है तो आप कौन सा रेट यूज करोगे, 25% का ये रेट यूज करोगे। तो देखो, इट विल नॉट रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एट 30% बिकॉज ऑन 31 दिसंबर टैक्स रेट नीदर सब्सटेंशियली इनैक्टेड नॉट इनैक्टेड एट द रिपोर्टिंग डेट, वो 21 मई को हुआ है। An entity is finalizing its financial statement for the year ended 31 मार्च 2002. Before 31 मार्च 2002 गवर्नमेंट अनाउंस करती है टैक्स रेट वाज टू बी अमेंडेड फ्रॉम 40 to 45% ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट फ्रॉम जून। द लेजिस्लेशन अमेंड जो हो जाती है, यानी कि उसने बोल दिया कि भाई सब्सटेंशियली इनैक्ट हो गया है तो आपको चेंज इन रेट को कंसीडर करना है। उस दिन हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी का बैलेंस इतना आ रहा है। कहता है डेफर्ड टैक्स एसेट में से 28,000 ऐसा टेम्परेरी डिफरेंस है जो रीवैल्यूएशन की वजह से है, हेंस ओसीआई में जाएगा, तो आपको वो चेंजेस अकॉर्डिंगली ट्रीट करने हैं। तो मैंने कहा एक है डिडक्टेबल, एक है टैक्सेबल। डेफर्ड टैक्स एसेट लायबिलिटी आपको 80 और 60 की दे रखी है, वो मैंने ले ली। अब 40% के रेट से बना हुआ है तो टेम्परेरी डिफरेंस कितना आ गया, 2 लाख और 1.5 लाख। अब इस 2 लाख में वो कह रहा है कुछ पीएनएल है कुछ ओसीआई है। ओसीआई उसने बोला था 80,000 है डिवाइड बाय 40 पे, ये भी 40 पे बना हुआ है, हेंस 70। तो 2 में से 70 ओसीआई वाला है और 31 कितना है पीएनएल वाला। तो बस आपके पास सारे नंबर आ गए, अब चेंज करना है। तो 70,000 का 45% नए रेट के हिसाब से आ गया 31,500। अभी कितना है 28,000, चेंज आ गया 3500 का। 31 जो आपका पीएनएल वाला है उस पे 45% 58,500, अभी कितना है 52,000। 52 कैसे निकाला, 80 माइनस 28, 52,000, तो 6500 आ गया। फिर 1.5 लाख पे 45% 67,500, अभी कितना है 60,000, तो 7500 आ गया। नेट चेंज कितना आ गया 2500 आ गया। एंट्री करी 3500 की अलग एंट्री कर दी और ये 6500 की एंट्री कर दी। 3500 की एंट्री करी, डीटीए को बढ़ा दिया 2 ओसीआई, क्योंकि ये ओसीआई वाला है। 6500 वाला पीएनएल वाला है तो 2 पीएनएल, और 7500 डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पीएनएल में ही जाता है तो हेंस ये पीएनएल में चला गया। फिर जब आप डीटीए रिकॉग्नाइज करते हो तो आप हमेशा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करते हो। हमने अब तक जितने भी डेफर्ड टैक्स की बातें करी, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करी, तो इसलिए स्टैंडर्ड कहता है कि भाई हमेशा कॉशन रहना डीटीए को रिकॉग्नाइज करते वक्त कि फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट अवेलेबल है या नहीं है। अच्छा, इन फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रेफरेंस दोगे कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस होने चाहिए। अगर ये हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितने हैं उतने डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप चेक करो कि फ्यूचर की फोरकास्टिंग टैक्सेबल प्रॉफिट देती है या नहीं देती है। अगर ये भी अवेलेबल नहीं है तो चेक करो कि क्या कोई टैक्स प्लानिंग की अपॉर्चुनिटी है जिससे आप टैक्सेबल प्रॉफिट जनरेट करा सको और डेफर्ड टैक्स को रियलाइज करा सको। अगर ये तीनों ही नहीं है तो डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं होता, और अगर डेफर्ड टैक्स रिकॉग्नाइज नहीं होता तो हर साल आपको इन तीनों को चेक करना है। ये चेक करने के लिए कि क्या कोई अनरिकॉग्नाइज्ड डेफर्ड टैक्स एसेट को रिकॉग्नाइज करने का समय आ गया है या नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, पीसी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल को, 31 मार्च 2021 को। टेम्परेरी डिफरेंस थे 1,24,000 के टैक्सेबल यानी कि डीटीएल वाले जो 4 सालों के लिए हैं, और डिडक्टेबल थे 80,000 वाले 5 सालों के लिए। तो हमने कहा, उसने कहा पीसी लिमिटेड कंटिन्यू टू मेक लॉसेस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि स्टेप 2 जो है ये वाला फोरकास्टिंग वाला बेकार है, अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन नहीं दी, ये भी बेकार है। तो आपको क्या यूज करना है, टैक्सेबल प्रॉफिट। वैसे भी प्रेफरेंस में सबसे पहले यही आता है।
तो हमने कहा कि जब आप टैक्सेबल डिफरेंसेस को यूज करोगे 1/24 को 4 सालों में, तो आपके पास 31 बचेगा। जब आप डिडक्टेबल को यूज करोगे 5 सालों में 80 को, तो 16 और ये वाला 16 बच जाएगा, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं है, तो यानी कि इस पे नो डीटीए विल रिकॉग्नाइज। इन सब पे आपको डीटीए रिकॉग्नाइज करना अलाउड है। इनका टोटल बैठता है एक जो भी बैठता है 16 × 4, इसका 20% करोगे तो ये आपका डीटीए बन जाएगा। और डीटीएल तो आपको रिकॉग्नाइज करना ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 24,800 रुपए। ठीक, आई होप आपको ये रिकॉग्निशन वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। An entity has a deductible temporary difference of 50,000 which has no taxable temporary difference against which can be offset. Entity also not anticipating any future profit। लेकिन वो कह रहा है कि हम टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी लगाएंगे जिससे 60,000 कमा जाएंगे, लेकिन 12,000 का खर्चा है, टैक्स रेट है 30%। तो रिस्ट्रिक्शन किस पे लगाओगे? जितना बचा हुआ है, तो 60,000 कमाओगे, 12,000 का खर्चा है, नेट कितना कमाओगे? 48, उसका 30%, 14,400 का आप डेफर टैक्स एसेट जो है रिकॉग्नाइज करके चलोगे, और आप रिकॉग्नाइज करके नहीं चलोगे। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस के केस के अंदर भी डेफर टैक्स बनता है, क्योंकि इसकी आपको डिडक्शन मिलती है। इसका कैरिंग अमाउंट क्या है? 0। क्यों? क्योंकि ये रिकॉग्नाइज ही नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन टैक्स बेस के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है, अमाउंट ऑफ डिडक्शन अवेलेबल, तो जिसकी वजह से क्या निकल कर आता है? डिडक्टेबल डिफरेंस, और इस पे क्या बनता है? डीटीए। लेकिन आपको फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट्स का ध्यान रखना पड़ता है फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। फिर बात कर लेते हैं ईटीआर की, जो आपको बनानी होती है। ईटीआर क्या बनानी होती है? जो मैंने आपको बताया कि भाई रिको का डिस्क्लोजर देना होता है। एन एंटिटी मेड एन अकाउंटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख, टैक्स रेट कितना है? 30%। इन कंप्यूटिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट, पेनल्टी आपने पे करी 10,000 की, जो नॉट टैक्स डिडक्टेबल है और कोई टैक्स इंपैक्ट नहीं है, आपको डिस्क्लोजर देने हैं। तो भाई साहब टैक्सेबल प्रॉफिट कितने हैं? 1 लाख रुपए के आपके अकाउंटिंग प्रॉफिट है, पेनल्टी डिसअलाउ होगी तो 1,10,000, 30% का टैक्स रेट 33,000 पे क्या आ गया? आपका करंट टैक्स आ गया। इंडल बनाओगे तो करंट टैक्स दिखाओगे 33,000 रुपए का, डेफर टैक्स की कोई आइटम है ही नहीं तो डेफर टैक्स दिखाओगे नहीं, तो करंट टैक्स आ गया आपका 33,000 रुपए का। फिर आप बनाओगे ईटीआर, क्योंकि शेयर होल्डर तो कहेंगे भाई 33% का टैक्स रेट कौन सी कंपनी पे लग रहा है? आप तो कहते हो कि 30 लगता है, तो 33 कहां से? तो हम उन्हें समझा रहे हैं, हम उन्हें कह रहे हैं कि देखो जनाब, अगर आप 1 लाख रुपए पे 30% लगाते हो तो 30,000 रुपए का टैक्स बनता है। हमने 33 दिखाया है, क्यों? क्योंकि एक परमानेंट डिफरेंस डोनेशन वाली आइटम है जो इस 1 लाख में माइनस है, लेकिन इस 33,000 में माइनस नहीं है, जिसकी वजह से टैक्स ज्यादा आ रहा है। तो आप इसका इंपैक्ट यहां से हटा दो ऐड बैक करके। क्यों ऐड बैक करना है? क्योंकि 1 लाख से आपने माइनस कर रखा है, लेकिन यहां नहीं कर रखा, तो अब क्या कर दो? ऐड बैक। तो मैंने इसको ऐड कर दिया 3,000 रुपए से, तो मेरा क्या निकल करके आ गया? मेरा रिको। अगर आपको परसेंटेज वाइज बनाने को बोले रिको, तो मैंने वो भी बना रखा है कि भाई आपके ऊपर एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है? 30% का। लेकिन अगर आप यहां से निकालो तो कितना आ रहा है? 33% का। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि 3,000 की एक आइटम है, इन परसेंटेज टर्म 3% आता है, तो वो ऐड करके 33% बन जाता है। इन 2002 एंटिटी का अकाउंटिंग प्रॉफिट है अपनी जुरिस्डिक्शन में 1500 का, पिछले साल था 2000 का। कंट्री बी के अंदर है 1500 का, पिछले साल था 500 का। टैक्स रेट कंट्री ए में है 30, कंट्री बी में है 20, और आपको एक्सपेंस है 100 रुपए का जो नॉट डिडक्टेबल है, और आपको ईटीआर बना करके देना है। तो 2002 2001 की बात कर लेते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट कितने हैं 2002 के अंदर? बताओ 1500 और 1500 3,000, और 2001 के अंदर 2,000 और 500 2500, तो 3,000 एंड 2,500 आपके ये अमाउंट आ रहे हैं अकाउंटिंग प्रॉफिट के। अगर आप इन पे टैक्स निकालो 30% पे, तो 900 एंड 750। अब आप बता रहे हो कि भाई हमारा अलग क्यों क्यों आ रहा है? तो सबसे पहले तो 100 रुपीज की एक आइटम इधर है, 200 की इधर है, जिसपे 30% का टैक्स मैंने ऐड कर दिया, 30 और 60। फिर उसके बाद कुछ आइटम्स ऐसी हैं जैसे कि कंट्री बी की 1500 एंड 500, जिसपे 20% का टैक्स है, लेकिन आप क्या यूज कर रहे हो? 30%। तो देयरफॉर जो 10% है उसका इफेक्ट मैंने लेस कर दिया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप 30 पे कर रहे हो, लेकिन हमने उस पे करंट टैक्स कितना ले रखा है? 20, तो आपको इसको भी गिराना पड़ेगा, तो देयरफॉर मैंने माइनस कर दिया। ये आओ, ये ना बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने इसकी ड्राफ्टिंग गलत कर रखी है। मैं आपको वो भी समझाऊंगा कहां से गलत कर रखी है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। फॉलोइंग इज द समराइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अर्थ लिमिटेड। उन्होंने पीएनएल दे रखा है। मुद्दे की बात इतनी सी है कि डेप्रिसिएशन कितना है? 30 करोड़ का, करंट टैक्स है 165.4 का, और 1.5 करोड़ का डेफर्ड टैक्स है। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है 30% का। अदर इनकम के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 करोड़ का, जो टैक्सेबल होता है 10% पे। अदर एक्सपेंसेस हैं जो टैक्स, जिनकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेनल्टी, इंपेयरमेंट और सीएसआर।
अदर एक्सपेंस इंक्लूड करता है R&D का खर्चा 8 करोड़ का, जिसके लिए 200% की डिडक्शन मिलनी है, यानी कि इनकम टैक्स में मिली है 16 करोड़ की डिडक्शन। पीबीटी है 594 करोड़ का, जो ऊपर आ रहा है ये वाला। उसके अंदर एक एग्रीकल्चर इनकम है 55 करोड़ की, जो एग्जम्प्ट है। और प्रॉफिट है 60 करोड़ का, जो यूएसए से कमाया है, जिसपे टैक्स दिया है 20% का। अदर इनकम के अंदर डिविडेंड है 4 करोड़ का, वो भी एग्जम्प्ट है। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स के हिसाब से कितना है, 25 करोड़। वो डायरेक्टर कह रहा है कि भाई उसने सीएफओ ने क्या करा, 554 करोड़ को 30 से मल्टीप्लाई करा। वो कह रहा है एक तो 178 आना चाहिए, लेकिन आपका कितना आ रहा है 166.9। तो कहता है कि रीको बना के दे दो कि भाई ये गलत क्यों आ रहा है। तो हमने कहा कि देखो जनाब, आना कितना चाहिए 178.2। अब ये क्यों अलग आ रहा है, ध्यान से सुनो। ये इसलिए अलग आ रहा है क्योंकि पेनल्टी, गुडविल, सीएसआर ये आपने अपने इनकम कंपनीज एक्ट के अंदर माइनस कर रखे हैं, इनकम टैक्स के अंदर माइनस नहीं हो रखे। तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। तो मैंने पेनल्टी, गुडविल और सीएसआर की इंपेयरमेंट पे टैक्स रेट ऐड बैक कर दिया 15.30 के ऊपर। फिर उसके बाद एक R&D की डिडक्शन आपने कितनी ले रखी है, 8 करोड़ की, इन्होंने ले रखी है 16 करोड़ की। तो आपको इसको और गिराना पड़ेगा अपने कंपनीज एक्ट को। तो 8 करोड़ पे टैक्स रेट मैंने माइनस कर दिया 2.4 करोड़। फिर कुछ आइटम्स हैं इनकम की जो आपने कंपनीज एक्ट में ले रखी हैं, लेकिन इनकम टैक्स में नहीं ली, क्यों, क्योंकि एग्जम्प्ट है। तो आपको इसको भी गिराना पड़ेगा। तो ये क्या कहते हैं, 4 और 55 पे टैक्स रेट मैंने ये भी गिरा दिया 17.70, जो ये टोटल आया। फिर कुछ आइटम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, जो 20% पे टैक्स हुई हुई है, लेकिन आपने 20% पे टैक्स हो रखी है, लेकिन आपने कितने पे ले रखा है, 30 पे। तो आपको उसका भी डिफरेंशियल लेना पड़ेगा, गिराना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी गिरा दिया 2 और 6 को 8 से। तो मेरा टोटल कितना निकल कर आ गया, 165.4 मेरा टोटल निकल कर आ गया। फिर डेफर टैक्स ले लिया अलग से और 166.9। अब अगर ऐसा क्वेश्चन सवाल पेपर में आए तो आपको यही करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिस भी बंदे ने ये सवाल बनाया था उसने गलती कर रखी है। उसने क्या गलती कर रखी है, देखो, जब मैंने ये खुद से बनाया सवाल तो मैंने देखा कि भाई अगर मैं कंप्यूटेशन बनाऊं तो उसने ये वाली दोनों आइटम की ट्रीटमेंट ही नहीं कर रखी। अगर मैं यहां तक का टोटल लगाऊं और फिर टैक्स निकालूं तो मेरा आता है 165.4। तो मेरा कितना आता है 165.4। तो उसने भाई ने यहाँ पे 165.4 देखो ये लिख रखा है, लेकिन भाई डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट भी तो होगी ना, ये वाली, वो उसने कर नहीं रखी। तो जब मैंने वो करी 583 आया, उस पे टैक्स निकाला, वो आया 166.9। ठीक, ये मेरा क्या निकल कर आया, करंट टैक्स। फिर एक बात मैंने देखी कि कंपनीज एक्ट का डेप्रिसिएशन है 30 करोड़ का और इनकम टैक्स का कितना है 25 करोड़ का। इससे तो P&L क्रेडिट होना चाहिए, इससे तो डेफर टैक्स एसेट बनना चाहिए। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने 1.5 करोड़ P&L के अंदर डेबिट DTL बना रखा है। तो वो भी गलती थी। तो फिर मैंने 1.5 करोड़ माइनस करा और फिर मेरा टोटल टैक्स एक्सपेंस आ गया। ये है टोटल टैक्स एक्सपेंस 165.4। और फिर इसका रिको तो सेम ही है। अब एक बच्चा बोलता है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो, क्यों। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिकली काम करा हुआ है आर्टिकलशिप के अंदर। हम जब ETR बनाते हैं तो हम तो टोटल टैक्स एक्सपेंस से बनाते हैं, तो आपने तो ये करंट टैक्स से मिलाया है। ये क्यों करंट टैक्स से मैच हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एरर। ये जो उन्होंने ये दो एक एरर कर रखी है ना, ये वाली और ये वाली, इस वजह से वो करंट टैक्स से मैच हो रहा है, अदरवाइज वो टोटल टैक्स से ही मैच होता। तो कल को आप प्रैक्टिकली काम करने जाओगे और ETR बनाओगे तो करंट टैक्स से मैच मत कर देना, वो टोटल टैक्स एक्सपेंस से मैच होता है, जो कि देखो यहाँ पे आ भी रहा है। अगर वो करेक्ट बनाते तो उनका यहाँ पे यह आता 166.9, यहाँ पे आता क्या 166.9 और -1.5 और यहाँ आता 165.4 और अल्टीमेटली सॉल्यूशन फिर सेम रहता। बट आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो मैंने अब तक जो भी बोला उसे इग्नोर कर सकते हो, मैंने बस आपको ज्ञान के लिए बात बताई, वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस मैंने आपकी इंफॉर्मेशन के लिए वो बताया। वाई लिमिटेड एक होली ओन सब्सिडरी है जो एक लॉस एडजस्टमेंट है, एडजस्टेड फॉर टैक्स पर्पस है 30 लाख रुपए। अनेबल टू यूटिलाइज दिस लॉस अगेन द प्रीवियस टैक्स लायबिलिटी। इनकम टैक्स एक्ट अलाउ नहीं करता ट्रांसफर ऑफ लॉस टू अदर ग्रुप, हाउएवर इट अलाउ वेरी टू कैरी फॉरवर्ड फॉर फ्यूचर टैक्सेबल प्रॉफिट। लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि भाई कोई भी फोर्सेबल फ्यूचर नहीं है इस प्रॉफिट्स का, तो आप कोई भी DTA रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, क्योंकि ये वाली लाइन लिखी हुई है। Just before 31 March 2018, X Limited committed itself to closing a division after the year end.
मेकिंग अ नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिडंडेंट, उसको प्रोविजन बनाना पड़ा कितने का, 20 लाख रुपए का अपनी बैलेंस शीट के अंदर। इनकम टैक्स अलाउ करता है डिडक्शन ऑफ फॉर क्लोजर कॉस्ट व्हेन क्लोजर एक्चुअली टेक्स प्लेस। तो इन द ईयर मार्च 19 एक्सपेक्ट करता है टैक्सेबल प्रॉफिट होगा 20 लाख से ज्यादा और अपॉर्चुनिटी भी है 20 लाख से ज्यादा। तो जो आपने प्रोविजन बनाया है वो एक लाइबिलिटी है 20 लाख रुपए की, जिसपे आपको पूरी की पूरी डिडक्शन मिल जाएगी, हेंस डिडक्टेबल टैक्सेबल टैक्स बेस कितना आ गया, नील। सर फॉर्मूले से भी कराओ, तो फॉर्मूले से देखो जी, कैरिंग अमाउंट कितना आ गया 20 लाख माइनस अमाउंट ऑफ फ्यूचर डिडक्शन 20 लाख विच इज 0। तो आपका डिडक्टेबल डिफरेंस आ गया जिसपे आप बनाओगे क्या, डीटीए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 एक्स लिमिटेड ने कैपिटलाइज करके डेवलपमेंट कॉस्ट जो सेटिस्फाई करती है क्राइटेरिया इंडिया 38 के हिसाब से, ठीक है, 16 लाख की कैपिटलाइज करी। डेवलपमेंट बिगिन हुआ, इकोनॉमिक बेनिफिट उसने जनरेट करा जनवरी से, और डायरेक्टर जो है एक्स लिमिटेड एस्टिमेट द प्रोजेक्ट विल जनरेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अब और जो इनकम टैक्स के अंदर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर फुल्ली डिडक्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भाई साहब जो 16 लाख की है उस पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया होगा जनवरी फरवरी मार्च का, किसकी कैरिंग वैल्यू आ रही है 15,20,000। आपने जब ये 16 लाख का खर्चा करा उन्होंने डिडक्शन दे दी, फ्यूचर के अंदर इस 15-20 के अंदर से क्या डिडक्शन मिलेगी, 0। तो क्या आ गया, टैक्सेबल 15,20,000, हेंस डीटीएल। ऑन 1 अप्रैल 2017 एक्स लिमिटेड बोरो करता है 1 करोड़ एट कॉस्ट ऑफ एक्स लिमिटेड अरेंजिंग द बोरिंग, 2 लाख की ट्रांजेक्शन कॉस्ट है जिसको आपने टैक्स डिडक्शन ले लिया। लोन जो है 3 सालों का है, इंटरेस्ट पेबल नहीं करना, बट द अमाउंट रीपेबल ऑन 31 मार्च 2020 विल बी 1 करोड़ 30 लाख, और ये पूरा का पूरा आप डिडक्शन की तरह क्लेम कर सकते हो। तो आओ जरा, कैरिंग अमाउंट कितना आएगा, 1 करोड़ माइनस 2 लाख, 98 लाख पे 10% EIR के हिसाब से इतना, क्योंकि इसका कोई टैक्स कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है तो टैक्स बेस क्या हो जाएगा, कैरिंग वैल्यू जो कि है 1 करोड़, तो 780 क्या आ गया डिडक्टेबल, हेंस DTA। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेट्स इट। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है कि आप DTA को रिकॉग्नाइज नहीं करते, गुडविल के ऊपर आप रिकॉग्नाइज नहीं करते। एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड अनरिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट को जो है आपको रीअसेस करना होता है फॉर रिकॉग्निशन। DTA DTL को आप डिस्काउंट नहीं करते, आप ऑफसेट कर सकते हो DTA DTL को अगर एंटिटी के पास राइट है और वो सेम टैक्सेशन अथॉरिटी के थ्रू लेवी हो रहा है, आप तो उसे ऑफसेट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे डेफर्ड टैक्स के कॉन्सेप्ट और मजा आया होगा सवालों को करने में, कॉन्सेप्चुअली करने में। हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली भी करा, फील लेके भी करा, फॉर्मूले के थ्रू भी करा। फॉर्मूला नहीं, मैंने आपको पढ़ना भी सिखाया कि वो फॉर्मूला को पढ़ना कैसे है, आपको मजा आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, बिजनेस कॉम्बिनेशन के साथ क्या कनेक्टिविटी है वो भी समझ में आया होगा। ऐसी ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलेंगे आपसे अगली बार अगली वीडियो में। गुड बाय, गुड लक, टाटा, टेक केयर, बाय।